नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस का PYQ का क्लास चल रहा था, जिसके अंतर्गत आपका 39 क्लास जो कि चलाना था, क्योंकि आपका 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका 39 शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, उसके अंतर्गत ये आपका 5वां वीडियो है। इससे पहले आपका 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो चारों वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिलता है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन भी जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया है आपका कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य से भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा घोषित योजना का क्या नाम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑपरेशन ग्रीन्स। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन वस्तुओं में मूल्य स्थिरता की जांच उद्देश्य के तहत टमाटर, प्याज, आलू के उत्पादन में प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा आपका ऑपरेशन ग्रीन्स योजना जो कि संचालित किया गया था। सरकार ने वर्ष 2018 में 500 करोड़ रुपए के ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दें कि ये कार्यक्रम इन 3 प्रमुख रसोई स्टेपल में मूल्य की स्थिरता की जाँच करने के उद्देश्य से टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के अधीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दिशा निर्देश पारित किया था 2018 में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, बस था तो आपको बता दिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आपका सही है। ठीक है, कौन सा आपसे सही पूछा था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये वाला कथन आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से फ्रेंड्स आपका भाग 2 नहीं संबंधित है, मौलिक अधिकार से दोस्तों आपका भाग 3 संबंधित है। ठीक है, कौन सा भाग संबंधित है, तो भाग 3 संबंधित है। इसके अलावा भाग 2 कौन से किससे संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स आपका नागरिकता से संबंधित है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद आपका 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक आपका नागरिकता संबंधित है, और मौलिक अधिकार पूछेगा तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दिया गया है भाग 3 में। ठीक है, तो भाग 3 में तो आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका कहाँ होगा, तो ये मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। और 4A के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 51A आता है। ठीक है, उसमें आपका 11 मौलिक कर्तव्यों की विवेचना है जो कि आपका किया गया है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 जो कि भाग 4 में ही है, ये आपका बिल्कुल सही था। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो USSR के संविधान से लिया गया है जो कि अब रूस हो गया है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका आयरलैंड से लिया गया है, इस बात को भी आप याद कीजिएगा। इसके अलावा नागरिकता की बात करेंगे तो भारत में दोस्तों आपका कौन सी नागरिकता देखा जाता है, कौन सी प्रकार की, तो आपका एकल नागरिकता देखा जाता है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजीज गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम पुस्तक के लेखिका कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मलाला यूसुफजई हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड के लेखिका हैं आपके मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई हैं। इसके अलावा ये पुस्तक अपने जीवन और पाकिस्तान से विस्थापित होने पर आधारित है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक बच्चों के अधिकार के लिए, उनकी लड़ाई के लिए उनको 2014 में आपका नोबेल का शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ICAR, ठीक है, ICAR यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 शिमला हो जाएगा। ठीक है, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI शिमला में स्थित है। शिमला की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके अलावा ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। इसका जो मुख्यालय है ICAR का, यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपका आलू से संबंधित अगर क्रांति पूछेगा तो गोल क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो आलू से संबंधित है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि आलू भी दोस्तों आपका गोल होता है, तो ये दोस्तों आपका गोल क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा एक आपका आलू महोत्सव भी मनाया जाता है जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो आपका स्वीडन में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, स्वीडन में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया
कि जल चक्र को डैश भी कहा जाता है। ठीक है, तो जल चक्र की बात करेंगे तो इसे दोस्तों आपका जलीय चक्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जलीय चक्र हो जाएगा या जल वैज्ञानिक चक्र हो जाएगा। ठीक है, जल चक्र को जल वैज्ञानिक चक्र भी कहा जाता है। एक चक्र जिसमें पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में पानी का निरंतर संचलन शामिल है। जल चक्र में शामिल प्रक्रियाएं वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, संघनन है और आपका वर्षा और अपवाह है। ठीक है, इसके अलावा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो आपका तापमान है, आर्द्रता है, हवा की गति है और आपका सौर विकिरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो आपका कब लड़ा गया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो आपका कन्नौज का युद्ध, जिसे कि बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, वो फ्रेंड्स आपका कब हुआ था, तो वो आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1540 हो जाएगा। ठीक है, कन्नौज जिसे कि बिलग्राम युद्ध के नाम से जानते हैं, हुमायूं को शेरशाह ने हराया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। वह शाह हुसैन अगुर्दा के शासनकाल के दौरान सिंध में भटक गया और फिर ईरानी अदालत में आपका पहुंच गया था। इसके अलावा हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं कौन था, तो ये दोस्तों आपका बाबर का बड़ा पुत्र था। उसने 1530 में राजगद्दी संभाली थी जब आपका बाबर का मृत्यु हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो उनके उत्तराधिकार को उनके भाइयों कमरान, हिंदल और अस्करी अफगानों के द्वारा चुनौती भी आपका दिया गया था। उसका जो पहला अभियान था आपका कलिंजर के खिलाफ था हुमायूं का। इसके अलावा इससे पहले 1540 से पहले 1539 में आपका चौसा की लड़ाई भी हुआ था, जो कि आपका शेरशाह हुमायूं की सेना के बीच ही लड़ा गया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट है जो कि आपका नहीं निकला था। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो फ्रेंड्स पूछा गया कि भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है। ठीक है, तो भाग 4A की बात करेंगे तो दोस्तों आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। 11 मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो जब आपका संविधान लागू हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे भारतीय संविधान में नहीं था। ठीक है, इसे जोड़ा गया था आपका 1976 में। ठीक है, 1976 में आपका 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से आपका जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका 1976 में आपका जोड़ा गया तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके बाद जो आपका लास्ट जो एक मौलिक कर्तव्य वो आपका बाद में जोड़ा गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 था। ठीक है, इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। यूएसएसआर से लिया गया है, जो कि अब रूस हो गया है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। तो आप लोग जानते होंगे मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, लेकिन यह खिताब है आखिरकार किसने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जनरल अयूब खान। ठीक है, जनरल अयूब खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल अयूब खान आखिरकार थे कौन, तो आपका पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति थे। मिल्खा सिंह ओलंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे, जब उन्हें रोम में 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे। मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा मिल्खा सिंह की एक आत्मकथा का नाम है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, जिसे उनकी बेटी सोनिया सनावालका ने लिखा था। 2013 में ये आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें तो द रेस ऑफ माई लाइफ तो आपका एक आत्मकथा है जो कि आपका किसका है, आपका मिल्खा सिंह का है। ठीक है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और पुस्तक है जो कि द रेस की जगह आपका क्या है, टेस्ट है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, तो ये दोस्तों आपका युवराज सिंह का है। इसको याद रखने का बहुत ही बेहतर ये शॉर्ट ट्रिक है कि टेस्ट जो होता है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है और युवराज सिंह भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। रेस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एथलेटिक्स से संबंधित है और मिल्खा सिंह भी दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो एथलेटिक्स से ही संबंधित है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सीमांत गांधी हो जाएगा। लेकिन यही बात हुआ कि इनको सीमांत गांधी आखिरकार कहा किसने है। आपका महात्मा गांधी को भी आपका राष्ट्रपति कहा था, तो किसने कहा था। उसी प्रकार का जो सीमांत गांधी है वो दोस्तों आपका अमीर चंद मोमाल के द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उन्हें बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। वो एक क्या थे, एक मुस्लिम नेता थे जो अपने अहिंसक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार शुरू किया था, जिसे रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 1987 में, जो कि पाने वाले पहले विदेशी थे। उन्हें 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अविंद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो ये आपका इन्हीं ने किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में
आरबीआई में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रस्तावना की बात करेंगे तो आप लोग को भी मालूम होगा कि हम लोग के भारत के संविधान में भी आपका एक प्रस्तावना है, उस प्रकार आरबीआई के पास भी एक प्रस्तावना है। ठीक है, उस प्रकार क्या है, आरबीआई के पास भी एक प्रस्तावना है। उसमें कहा गया है कि आरबीआई के पास, ठीक है, आरबीआई में आपका 4 डिप्टी गवर्नर से ज़्यादा आपका डिप्टी गवर्नर आपका नहीं हो सकता है। गवर्नर 1 और डिप्टी गवर्नर आपका 4 होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपके शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो आपका आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, अधिनियम 1934 के अधिनियम के साथ आपका अप्रैल 1935 में किया गया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन से कमीशन के द्वारा किया गया था, तो हिल्टन या कमीशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसके अलावा इसके पहले राज्यपाल कौन थे, तो सी डी देशमुख थे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, इस आपका 1935 में कहाँ था, तो कलकत्ता में था। 1937 में आपका मुंबई कर दिया गया था, बम्बई, उस समय बम्बई था, अब आपका मुंबई हो गया है। अगला है ओणम का प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम की बात करेंगे तो प्रमुख रूप से ये जो पर्व है वो फ्रेंड्स आपका केरल में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, ये त्यौहार मानसून के अंत और फसल के मौसम का स्वागत करता है। ये चिंगम के मलयालम महीने के दौरान 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओणम त्यौहार का इतिहास संगम काल तक है। यह त्यौहार पाताल लोक से असुर राजा महाबली की वार्षिक यात्रा के आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय राज्यसभा ने डैश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना था। 2019 में दोस्तों आपका पृथ्वीराज सिंह रूपन को चुना गया था। लेकिन अगर वर्तमान में बात करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रवीण कुमार जुगनौथ। ठीक है, प्रवीण कुमार जुगनौथ आपके मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार के लिए उपलब्ध है। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा अनुशंसित भारत सरकार की एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत शुरू किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू किया गया था, 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है, सरकार ने 19-20 के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 64,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। ये आयुष्मान भारत के रूप में लोकप्रिय है। इस स्वास्थ्य योजना को पिछले वित्त वर्ष आपका 4,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन है जो कि मिला था। नेक्स्ट आपका है संगीतकार तुलसीदास बोरकार का संबंध है जो कि आपका निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो संगीतकार तुलसीदास बोरकर की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका हारमोनियम से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हारमोनियम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तुलसीदास बोरकार की बात करेंगे तो इनका संबंध तो आपका हारमोनियम से है। वो प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकेडमी के पुरस्कार के प्राप्त करता है, वो बाल गंधर्व गौरव पुरस्कार के भी प्राप्त करता है। इसके अलावा आपका अगर आपसे पूछा जाए शहनाई से संबंधित कौन व्यक्ति है या बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका शहनाई हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका तबला हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर आपका बांसुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, तो आदिल शाह का जो मकबरा है गोल गुंबज के नाम से जाना जाता है वो फ्रेंड्स आपका कर्नाटक में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में भी अगर आपसे पूछा जाए कहां पर, तो आपका बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ये निर्मित किया गया था गोल गुंबज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुंबद है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि मार्गरेट एटवुड और डैश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। तो 2023 में आपका वर्नाडेड एरिस्टो को किया गया था। ये आपके नॉलेज के लिए नहीं है, आपके नॉलेज के लिए यह है। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए यह आपका नहीं है। ठीक है, तो आपके नॉलेज के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो आपका बुकर पुरस्कार 2023, ठीक है, वो इसमें PDF में शामिल नहीं कर पाए हैं। ये दोस्तों आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि जो बुकर पुरस्कार होता है वो फ्रेंड्स आपका एक साहित्यिक पुरस्कार है, जिसे प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 जो कि आपका भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा इस आरोप को प्राथमिकता है जो कि दिया जाएगा। किसी भी सदन कहने का मतलब है संसद में 2 सदन ही होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका आपका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक
तक थी। ठीक है, तो गिरिजा देवी के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठुमरी। ठीक है, ठुमरी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी ठुमरी शास्त्रीय संगीत की प्रतिपादक थी। इसके अलावा गिरिजा देवी से अगर आपसे पूछा जाए कौन से घराने की गायिका थी या कौन से घराने की गायिका हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बनारस घराना हो जाएगा। इसके अलावा ठुमरी की उत्पत्ति की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मुख्यतः लखनऊ और बनारस में 18वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर मात्र 887 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो किस राज्य का है? तो भारत में सबसे कम जो लिंगानुपात है, जहां का लिंगानुपात आपका 877 है, वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा का है। सबसे ज़्यादा आपका केरल का है, जहां का लिंगानुपात आपका 1084 है। अगर आपको लिंगानुपात समझ में नहीं आता है तो आप शॉर्ट तरीके से इससे याद रखिए, जो लिंगानुपात होता है वो दोस्तों आपका 1000 पुरुष पर आपका कितनी महिला हैं, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। वो आपके राज्यों में हो सकता है, आपके देश में हो सकता है, आपके जिला में हो सकता है, कहीं पर भी आपका 1000 पुरुष पर अगर महिलाओं की संख्या 1 होगा तो लिंगानुपात भी आपका 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विश्व सतह के क्षेत्र का 2.4% हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा 2.4 आपका प्रतिशत पूरे विश्व में आपका क्या हिस्सा है, लेकिन जनसंख्या आपका 17.5% आपका निवास करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, तो उस नदी का चयन करना है जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो सिंगूर जो बांध है वो दोस्तों आपका मंजीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगूर नदी का जो निर्माण है आपका 1989 में मंजीरा नदी पर किया गया था। सिंगूर बांध तेलंगाना के सांगारेड्डी जिले में स्थित है। मंजीरा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। मंजीरा की बात करेंगे तो मंजीरा नदी कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से बहती है और महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। यह सिंचाई और जल विद्युत उद्देश्यों के लिए निर्मित एक जलाशय है। यह हैदराबाद को पेयजल स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब डैश में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका पार्श्विक उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, यानी कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के समान होता है। इसके अलावा निर्मित प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान होता है और प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी कि समतल दर्पण से देखने पर बायां हाथ और दायां हाथ प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? खानवा है कहाँ? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। बाबर पहला मुगल सम्राट था और राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत शासक था। ठीक है, खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई के बाद आपका जारी रहा था। पानीपत की लड़ाई आपका 1526 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और बात करेंगे आपका बाबर का पुत्र कौन था सबसे बड़ा? तो ये दोस्तों आपका हुमायूं था। ठीक है, इसके अलावा हुमायूं का पुत्र कौन था? तो अकबर था। उसने हेमचंद विक्रमादित्य यानी कि हेमू के खिलाफ पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 23 जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो दोस्तों आपका 2024 तक किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि औरंगजेब ने अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो औरंगजेब की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1658 से 1707 ईस्वी तक आपका क्या किया था? आपका मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, तो 1658 से 1707 है, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा औरंगजेब से पहले औरंगजेब दोस्तों आपको बता दें कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसको भी याद रखिएगा। जब औरंगजेब का आपका मृत्यु हुआ था 1707 में, ठीक है, उसके बाद जो आपका मुगल समाज का जो पतन है धीरे धीरे हो गया था। अंततः आपका 1857 में जाकर मुगल साम्राज्य पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा मुगल समाज का स्थापना कौन किया था? तो मुगल समाज का स्थापना आपका बाबर ने किया था। ये बात आप लोग को मालूम होगा। ये कब से कब तक शासन किया था? तो 1526 से 1530 तक किया था। इसके बाद आपका 1530 में हुमायूं का बड़ा बेटा यानी कि बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं आया था, जो कि आपका 1530 से 1540 तक शासन करता है। इसके अलावा अभी आपने देखा कि 1540 में कनौज का युद्ध होता है, जो शेर शाह सूरी लड़ता है, इसको हराता है
फिर आपको भगा देता है। तो शेरशाह सूरी मुगल समाज के जगह आपका सूर्य समाज का स्थापना करता है, लेकिन शेरशाह सूरी का भी मृत्यु हो जाता है। फिर उसका उत्तराधिकारी आपका शासन कर रहा होता है। तो 1555 में फिर आपका हुमायूं आता है और सरहिंद का युद्ध करता है और उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको हराकर फिर से भारत में मुगल समाज का स्थापना करता है। तो 1555 से 1556 तक ये आपका फिर शासन करता है। और हुमायूं का मौत जो हो जाता है पुस्तकालय में से आपका जब वो जा रहा होता है या उतर रहा होता है तो सीढ़ी से गिरकर उसका मृत्यु हो गया होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हुमायूं के बाद दोस्तों आपका अकबर आता है। अकबर की बात करेंगे तो 1556 में आपका शासन की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कब बैठता है? 1556 में बैठता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, 1556 में आपको कैसे याद रखना है? तो बस आप ऐसे याद रखिएगा कि 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय ठीक है सेकेंड वार हुआ था। ठीक है, सेकेंड वार हुआ था, इससे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 1605 में दोस्तों आपका हुमायूं के अकबर के बाद आपका जहांगीर शासन बनता है। ठीक है, जहांगीर बनता है 1605 से 1658। ठीक है, 1658 से 1600 तो जहांगीर दोस्तों आपका इसके बाद शासक बनता है 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जहांगीर के बाद आपका शासक बनता है आपका शाहजहां, जो कि आपका 1627 से 1658 तक शासक बनता है। इसके बाद आपका 1658 में आपका औरंगजेब बनता है, जो कि 1707 तक आपका शासक रहता है। नेक्स्ट आपका है कि 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब है, जो कि किसने जीता है? तो 2020 से दोस्तों आपको कोई लेना देना नहीं है, ये आपसे अगर अब पूछा भी नहीं जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का, जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। 16 से 29 जनवरी तक खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? तो मेलबर्न स्टेडियम में। संस्करण 111वां था। पुरुष एकल का खिताब आपका नोवाक जोकोविच ने जीता था और महिला एकल का खिताब आपका आर्याना साबालेंका ने जीता था, जो कि सर्बिया बेलारूस की है। इसको याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच की बात करेंगे तो आपका 4 ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है उसमें से 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया है। कौन कौन सा टूर्नामेंट है उसके विषय में और बात करेंगे, लेकिन महिला एकल वर्ग से आपको याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है, ओ से दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया होता है और से दोस्तों आपका आर्याना साबालेंका होता है। बस इतना ही रिलेट करके याद रखिएगा। आपके एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन आते हैं, आपको सब्जेक्टिव के तौर पर पूरा नाम नहीं लिखना है, बस उस पर आपको आपके पास आंसर सामने दिख रहा होता है, बस उसी को क्लिक करना है। तो आर्याना साबालेंका, बस इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 22 मई से 11 जून तक आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो रोला गेरो स्टेडियम पेरिस में हुआ था। 137वां संस्करण था। पुरुष एकल का खिताब आपका वही नोवाक जोकोविच जीतेगा और महिला एकल का खिताब आपका ईगा स्विएटेक जीतेगी। ठीक है, ईगा स्विएटेक। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ईगा स्विएटेक। ठीक है, इसके अलावा विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जो होता है इसकी बात करेंगे, ये दोस्तों आपका 3 से 16 मई के बीच हुआ था। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो विंबलडन लंदन में खेला गया था। संस्करण आपका 136वां था। जीता किसने है? तो दोस्तों आपका कार्लोस अल्कराज जीता है। ठीक है, बस विंबलडन वाला किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। बाकी जो 3 टूर्नामेंट है आपका 4 टूर्नामेंट है, उसमें से 3 टूर्नामेंट आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला एकल वर्ग की खिताब की बात करेंगे तो मार्कटा वोडुसोवा। ठीक है, मार्कटा वोडुसोवा आपका विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है जो कि जीती है। इसको भी याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है, वो से वोडुसोवा और वो से दोस्तों आपका विंबलडन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका यूएस ओपन 2023। ये भी दोस्तों आपका 22 अगस्त से 10 सितंबर अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। इसके अलावा संस्करण आपका 143वां था। पुरुष एकल का खिताब आपका नोवाक जोकोविच ही जीतेगा। महिला एकल का खिताब आपका कोको गॉफ है जो कि जीतेंगे। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो बीज फसल बीमा की जो शुरुआत है आपका भारत में 1999 से 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये इसे एक पायलट योजना के रूप में पेश किया गया था। बीज फसल की विफलता की स्थिति में बीज उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा और आय स्थिरता प्रदान करने के लिए इसे 11 राज्यों में पेश किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 323 का ए है। ठीक है, अनुच्छेद 323 का ए है जो कि दोस्तों आपका जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो आपका 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपका जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, ये भाग न्यायाधिकरण का हकदार है और इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद 323 ए है, अनुच्छेद 323 बी है। अनुच्छेद 323 ए है आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के साथ काम करना
और अनुच्छेद 323 का जो बी है, अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों के साथ व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, तो 1905 की बात करेंगे तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है आपका गोपाल गिरीश गोखले द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोपाल गिरीश गोखले हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य था कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न धर्मों और जातियों के भारतीयों को प्रशिक्षित और एकजुट करना था। यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो आदिवासी, ग्रामीण और अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के लिए समर्पित था। यह साक्षरता बनाने, आपातकालीन राहत कार्य और अन्य सामाजिक कारणों को संबोधित करने के लिए भी समर्पित था। संगठन का जो मुख्यालय था वो आपका पुणे में था। नागपुर, इलाहाबाद, मुंबई और मद्रास में इसकी शाखाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से भारत का किस बंदरगाह का नया नामकरण कर दीनदयाल बंदरगाह के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका कांडला बंदरगाह हो जाएगा। कांडला जो बंदरगाह है उसका नाम बदलकर आपका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। 1956 में कांडला भारत में स्थापित किया गया था। इसके अलावा आपका कांडला है जो कि स्थित कहाँ है, ये आपका गुजरात में स्थित है। ये दोस्तों आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करेंगे, ये कौन है, ये दोस्तों 1953 से 1963 तक 68 तक भारतीय जनसंघ के नेता हुआ करते थे। नेक्स्ट आपका है उस राज्य को पहचान करना है जिसके साथ तेलंगाना की सीमा आपका नहीं लगता है। तो तमिलनाडु के साथ दोस्तों आपका तेलंगाना का सीमा नहीं लगता है। तो लगता किसके साथ है, तो छत्तीसगढ़ के साथ, कर्नाटक के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। इसके साथ आपका महाराष्ट्र के साथ भी इसका सीमा है जो कि साझा करता है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से कटकर आपका 2014 ईस्वी में 2 जून को यह आपका अलग राज्य बना था। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य डुमहल, ठीक है, डुमहल है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। डुमहल जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में वाटल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य रूप है। ठीक है, तो यह जनजाति भी याद रखिएगा, वाटल। इसके अलावा डुमहल के अलावा आपका जम्मू कश्मीर के अन्य सबसे लोकप्रिय नृत्यों में आपका रौफ हो जाएगा, कूद हो जाएगा, हिकट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका थायराइड ग्रंथियों का सूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 थायराइड ग्रंथियों का सूजन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सना मारिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सना जो मारिन है वो दोस्तों आपका कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, तो आपका फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। 2019 से 2023 तक यह आपका प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो दोस्तों आपका 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो 1949 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थापना आपको पहले ही बता चुके हैं 1935 में हुआ था। ठीक है, 1900 अधिनियम 1934 के तहत। इसके अलावा आजादी के बाद इसका आपका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। आरबीआई सरकार के विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बेसबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेसबॉल एक बैट एंड बॉल गेम है जो 2 विरोधी टीमों के बीच है, जो खेला जाता है, जो बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय खेलों की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपका क्रिकेट है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। पाकिस्तान का क्या है, तो हॉकी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका कबड्डी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है। और भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों आपका क्या है, हॉकी है। चीन का राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस है। और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये फ्रेंड्स आपका फुटबॉल है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश के द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित किया जाता है। इसका राइट आंसर कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएससीपी की सिफारिशों के आधार पर कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार बुआई के मौसम से पहले 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित करती है। नेक्स्ट आपका है सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। यह अधिवेशन आपका हुआ कहाँ था, तो यह अधिवेशन आपका हरिपुरा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हरिपुरा हो जाएगा। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू के अधीन आपका राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना भी हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय योजना समिति का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका किस अधिवेशन में किया गया था। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था।
नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF का प्रबंधक निदेशक चुना गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका 2019 में आपका चुना गया था इनको। नेक्स्ट आपका है कि भारत के क्षेत्र अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में समुद्री मील की डैश दूरी तक फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका 12 नॉटिकल मील इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो 15वां जो भाग है आपका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 15वां जो भाग है वो दोस्तों आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 324 से आपका 329 अनुच्छेद तक संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324 में आपका चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 की बात करेंगे तो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 की बात करेंगे तो संसद, सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और अनुच्छेद 329 है जो कि आपका चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए आयोग होगा। ठीक है, आपका अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड कप्तान के रूप में चुना गया था? 2019 का ये करंट है। विराट कोहली को चुना गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1939 में फॉरवर्ड बॉलर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड बॉलर का जो स्थापना है आपका ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, फॉरवर्ड बॉलर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक होता है। ये एक आपका वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1949 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? ये दोस्तों आपका मोहम्मद इकबाल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आपका 1905 में ये गीत है जो कि आपका लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गुहार निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रंजना जो गुहार है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, 2003 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की विजेता भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट आपका है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया था ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन, ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 के तहत एक आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, इसके अलावा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है वो आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये भी आपका मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत है। इसके अलावा डीपीएसपी के बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था कि आपका ये कब से कहाँ तक अनुच्छेद है 36 से 51 भाग 4 में वर्णित है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन की खोज की बात करेंगे तो के सील के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया था। यह आपका अज्वलनशील है लेकिन दहन में मदद जरूर करता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? तो अम्लीय मान का जो पीएच है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का माप है। इससे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ठीक है मोल पर लीटर के नकारात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया गया है। यह उदासीन विलयन के साथ क्षारीय विलयन के लिए 7 से अधिक। ठीक है, अगर आपका 0 से लेकर 14 तक दोस्तों आपका इसका मान होता है। अगर 7 से दोस्तों आपका कम है तो आपका ये जो विलयन होगा आपका उदासीन होगा। लेकिन आपका जो विलयन है 6 से अधिक है तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि पीएच पैमाना में जो 0 होता है सबसे मजबूत अम्ल होता है। ठीक है, 14 आपका मजबूत अम्ल होता है लेकिन 0 मजबूत अम्लीय होता है। 14 दोस्तों आपका मजबूत क्षारीय होता है। इस पैमाने के बीच 7.1 पीएच उदासीन होता है। ठीक है, अगर 7 पे कोई आपका पीएच होगा तो आपका उदासीन होगा। नेक्स्ट आपका है कि फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है आपका कहाँ किया गया है, कहाँ किया जाएगा? तो 2026 का जो आयोजन है वो दोस्तों आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और मेक्सिको तीनों देशों में आपका संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये आपका 23वां फीफा विश्व कप टूर्नामेंट होगा। ठीक है, फीफा का मुख्यालय आपका
ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो कतर में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसका विजेता आपका अर्जेंटीना बना था, वो विजेता फ्रांस बना था, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका 50 क्वेश्चन रहा, जो कि आपके PYQ कब से किसका डेट कौन सा था, तो आप लोग याद रखिएगा। डेट आपका 3/12/2020 का था, 9 से 10 साढ़े 10 एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। ये दोस्तों आपका 5वां क्लास है, इससे पहले 4 क्लास हो गया है, तो आप लोग याद उसको देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है।